तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, अपनी शोला बयानी और चरब जुबानी से लोगों का दिल मोह लेने वाला सियासतदान अल्ताफ हुसैन, जिसने बहुत कम अरसे में कराची में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोग सालों साल गुजार देते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अल्ताफ हुसैन को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अल्ताफ हुसैन और MQM एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। कराची की एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन यूनियन से लेकर मुल्क बदर होने तक अल्ताफ हुसैन ने MQM पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा। MQM का हर कारकुन आज भी इस शख्स को मसीहा समझता है और इसके एक इशारे पर अपना तन, मन और धन कुर्बान करने को तैयार है। पार्टी पर इसकी गिरफ्त का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये शख्स पार्टी की मरकजी क़यादत से लेकर आम वर्कर तक को लंदन में बैठकर मॉनिटर करता है और इसके कारकुन भी इसको पल पल की रिपोर्ट भेजते हैं। टेलीफोनिक और वीडियो लिंक के जरिए अपने कारकुनों को आज भी जोशीली तकारीर सुनाता है। ये इस कदर खुद पसंदी और हमाकत में मुब्तला है कि ये अपने किसी भी कारकुन को पार्टी छोड़ने की इजाजत नहीं देता, बल्कि इसकी पार्टी का नारा ये है कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। कराची में बुशरा जैदी नामी एक तालिबा के ट्रैफिक हादसे की मौत ने कराची में फसादात शुरू करवा दिए, जिसका सबसे भरपूर फायदा MQM और अल्ताफ हुसैन को हुआ, या यूं कह लीजिए कि MQM की बुनियाद ही इस वाक़े या हादसे के बाद हुई। इन्हीं दिनों कराची में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी सियासी शिनाख्त के साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रूप में सामने आई थी। बुशरा जैदी के वाक़े के बाद मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। उस वक्त के फौजी डिक्टेटर के पास ये बेहतरीन मौका था कि वो कराची की सियासत का रुख तब्दील करने के लिए MQM की सरपरस्ती करे। सो अल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार, तारिक अजीम, जो इससे पहले तालिबे इल्म रहनुमाओं की हैसियत से जाने जाते थे, इस वाक़े के बाद उनकी शोहरत बुलंदियों पर पहुंच गई। इस एक वाक़े ने कराची की सियासत को बदल कर रख दिया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट कराची के लोगों की मकबूल तरीन जमात बन गई। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि हैदराबाद और सक्खर तक MQM ने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े और कराची में अमन कायम रखने के लिए इक्तदार में MQM को हिस्सा देना हर सियासी जमात के लिए लाजिमी ठहरा। बाद के दिनों में अल्ताफ हुसैन और इनके साथियों ने जो चाहा और जैसे चाहा कराची में वो ही हुआ। नाजरीन, मगर अल्ताफ हुसैन की शख्सियत को जाने बिना MQM के हर कारकुन ने इन पर जान निछावर करने का अहद किया। शेख रशीद के बाद पाकिस्तान की सियासत का दूसरा कवारा शख्स किस कदर रंगीन मिजाज था, ये हकीकत भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। MQM के बागी ग्रुप के लीडरों ने इंकशाफ किया था कि सलीम शहजाद और इमरान फारूक को MQM में मजबूत हैसियत सिर्फ इस बिना पर मिली कि वो अल्ताफ हुसैन के गंदे करतूतों से वाकिफ थे और वो MQM के कायद को लड़कियां सप्लाई करते थे। उनके इस इल्जाम में कितनी सदाकत थी वो एक अलग बहस है, लेकिन इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि अल्ताफ हुसैन के जन्मदिन पर एक पार्टी का इनेकाद किया गया जिसमें अदाकारा रीमा ने रक्स किया। कराची की जदीद आबादी की कोठी में रक्स और जाम की इस महफिल में इंकशाफ किया जाता है कि अल्ताफ हुसैन के दरीना फरमाइश पर रीमा को खास तौर पर बुलाया गया था। ये भी कहा जाता है कि MQM के दो अहम ओहदेदार जब कराची से लाहौर रीमा को लेने आए तो रीमा ने पहले इनकार कर दिया था कि वो डांस पार्टी के लिए MQM की महफिल में नहीं जाएगी, क्योंकि MQM के लोगों का इमेज मार्केट में कुछ अच्छा नहीं। लेकिन फिर रीमा ने इस शर्त पर जाने का फैसला किया कि उनकी डांस की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं बनाई जाएगी और इस पार्टी में आम लोगों को शरीक नहीं किया जाएगा। इतलात के मुताबिक कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन के दोस्तों ने रीमा को 1 लाख एडवांस की सूरत में दिया और इसका बरमला इजहार रीमा खुद भी अपने फिल्मी हलकों में करती थी कि अल्ताफ हुसैन की सालगिरह पर उसने डांस करके लाखों रुपए कमाए थे। ये एक गैर सरकारी पार्टी थी, लेकिन इसमें एक साबिक वज़ीर आला और सिंध के अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात इस महफिल की रौनक बने थे। MQM के बागी कारकुनों ने दावा किया कि अल्ताफ हुसैन की इस सालगिरह में कारोबारी हजरात और जागीरदारों ने अल्ताफ हुसैन के ऊपर लाखों रुपए निछावर किए थे। एक इंकशाफ ये भी किया जाता है कि जब कोई खातून MQM में शामिल होने का इरादा करती
तो उसको 90 में सबसे पहले कायदे इनकलाब अल्ताफ हुसैन के सामने पेश होना पड़ता। कायदे इनकलाब इससे पूछते कि वो पार्टी के लिए क्या कुछ कर सकती है, तो अगर जवाब मिलता कि सब कुछ, तो खातून को बरहना होने का कहा जाता। अगर वो मान जाती तो ठीक है, और अगर वो रद्दअमल देती, इनकार कर देती, तो इसे कहा जाता कि मैं तो आपको आजमा रहा था। हमें तो अपनी पार्टी के लिए ऐसी ही पाकबाज और शरीफ औरतें चाहिए। कायदे इनकलाब के नक्शे कदम पर बाकी एमकेएम भी चल रही है। बरतानिया की शहरियत रखने वाली एक लड़की रीटा की कहानी को बैरूनी ज़राए इब्लाग ने बहुत उछाला। रीटा ने बताया है कि वो कराची की तफरीगाह हॉक्स बे का नजारा करने के लिए सुबह समंदर पर गई। उसने कराची की एक 5 स्टार होटल में रिहाइश रखी हुई थी। हॉक्स बे में समंदर का नजारा कर रही थी कि 4 नौजवान मेरी तरफ आए। वो बहुत पढ़े लिखे मालूम होते थे। उन्होंने निहायत सुलझे हुए अंदाज में अंग्रेजी जुबान में अपना तारुफ करवाया। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि वो मेरे होटल और मेरे कमरा नंबर तक से आगाह है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो लाहौर से आए हैं और इसके साथ वाले कमरे में रहाइश पजीर हैं, तो मैं नॉर्मल हो गई। उन्होंने मुझे एंजॉय करने की गर्ज से निहायत सलीके से दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली। चारों नौजवान खुशपोश और खुश शक्ल थे और उनके पास पेजारो थी। ये नौजवान मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन जब वो पेजारो जीप से उतरकर तंगो तारीक गलियों की तरफ चलने लगे, तो मैंने दरियाफ्त किया कि हम लोग किधर जा रहे हैं। पूछने का ये अंदाज इन लोगों को पसंद ना आया और वो गुस्से में कहने लगे कि जो कुछ हम कहते हैं करती जाओ, वरना गोली मार देंगे। जब मैंने देखा कि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, तो मैं खामोश हो गई। हम सीढ़ियां उतरते हुए एक तहखाने में दाखिल हुए, जहां बिल्कुल अंधेरा था। एक नौजवान ने बुलंद आवाज में कहा, टोनी, हम यहाँ हैं। अचानक रोशनी हुई। मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं किसी जासूस के कमरे में आ गई हूँ या किसी कत्लगाह में। इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। मेरी चीख निकली और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो उनमें से एक नौजवान मेरे पास पांव सुलहा रहा था, जबकि दूसरे नौजवान शराब पी रहे थे। मैं ये समझी कि मैं अगवा हो चुकी हूँ और पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात की वो शाह सुर्खियां मेरे आंखों के सामने घूमने लगी, जो अगवा बाराए तावान से मुतालिक होती। मैंने हिम्मत करके नौजवानों से पूछा, क्या मुझे तावान की गर्ज से अगवा किया गया है? नौजवानों ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। यूं कई दिनों तक ये नौजवान एंजॉय करते रहे और मैं ये सोचती रही कि ना जाने ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। मैं इंतहाई खौफजदा थी। मैं सैरो सयाहत की दुनिया से ताल्लुक रखती हूँ। कैद का एक लम्हा भी मेरे लिए अजियत का बायस था। 4 रोज के बाद मुझे वही नौजवान हॉक्स बे छोड़ाए। जब मुझे निजात मिली तो मैंने पाकिस्तान में दीगर मकामात की सैर का तस्वुर छोड़ दिया और वापस बरतानिया चली आई। रीटा बताती है कि वहाँ राधा, तानी और शबाना नाम की लड़कियां भी थीं। अयाशी करने वाले इन नौजवानों की तादाद भी 1 दर्जन से ज्यादा थी। वो दिन के वक्त अक्सर गायब रहते थे, जबकि रात को शराब और खाने पीने की दीगर अशिया लेकर आ जाते थे। दिन के वक्त हम लड़कियों के इकट्ठे बैठने पर कोई पाबंदी नहीं थी। इनके लिबास से मालूम होता था कि वो खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते हैं। कैद के दौरान उन्होंने किसी लड़की से गालिबाना इसलिए बदतमीजी नहीं की कि किसी लड़की ने इनकी पेशकश कबूल करने से इनकार नहीं किया था। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई कि राधा, तानी और शबाना को भी मेरी तरह ही चकमा देकर यहाँ लाया गया है। तानी ने बताया कि वो हैदराबाद की रहने वाली है और अपने महबूब के साथ एक होटल में तफरीह के लम्हात गुजार कर घर जा रही थी कि उसे किसी ने अगवा कर लिया। वो कई दिनों तक अंदरून सिंध एक देहाती मुकाम पर रही। देहात से मुझे एक शख्स ने डाकुओं के हवाले कर दिया। वो मुझे जंगल में ले गए, जहां से मैं भाग निकली और सड़क पर आई तो चंद नौजवानों के हत्थे चढ़ने के बाद इस हैरत अंगेज जगह पर पहुंच गई। राधा एक हिंदू लड़की थी। उसने बताया कि वो एमकेएम के एक कारकुन दिलशाद अख्तर की महबूबा थी। दिलशाद की बजाय मेरे वालिदैन ने मेरी शादी चचा जाद रतन से कर दी। मुझे भी रतन पसंद नहीं था। मैं दिलशाद के साथ घर से भाग निकली। बाद में दिलशाद ने एमकेएम के बागी ग्रुप से राब्ता कर लिया तो ना जाने किन लोगों ने मुझे अगवा करके इस कमरे में महबूस कर दिया और मेरी आबरू रेजी करते रहे। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रीटा का कहना है कि अगवा करने वालों ने राधा को भी रिहा कर दिया होगा
अगर वो आजाद नहीं हुई तो मर गई होगी, क्योंकि वो अक्सर कहा करती थी कि इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। रीटा का कहना है कि शबाना अक्सर खामोश रहती थी। उसके बारे में मुझे राधा ने बताया कि वो अपने बारे में किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। यूं महसूस होता था कि वो किसी अचानक सदमे के बायस दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। एमकेएम के कायदीन के बारे में पता चला है कि चंद गैर मारूफ लड़कियों के अचानक मशहूर होने की वजह वो थे। वो अखबारात वालों को इनके इंटरव्यूज करने का हुक्म देते थे और जबरदस्ती इनके शो के टिकट बिकवाते थे और इन्हें भारत के दौरे करवाए जाते थे, गालिबन जासूसी के नुक्ता नजर से। जाहिदा रुखसार के बारे में पता चला है कि उसने एमकेएम की क़यादत के नजदीक बड़ी अहमियत हासिल कर रखी है और एक इंतहाई जिम्मेदार ओहदेदार इसकी जुल्फों के आसिर थे। रुखसार ने फरजाना के नाम से भारत का दौरा भी किया। अक्सर फिल्मों में वो एमकेएम के लीडरों के सामने रक्स करती रही। इस ज़िमन में पता चला कि बसा औकात ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते जिसमें कई लड़कियां और लड़के खुल्लम खुल्ला ऐशो इशरत में मशगूल होते। कराची के सकाफती हलकों में ये बातें जुबान ज़द-ए-आम थी कि आखिर जाहिदा रुखसार, सुमैया नाज और इसकी वालिदा जरिया नाज आए रोज बैरून मुल्क क्यों जाती हैं? मगर एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर कॉल गर्ल्स रूपोश हो गई या उन्होंने इस्लामाबाद अपने अजीजों के पास पनाह ले ली। सच कहते हैं बुरे वक्त में हमेशा अपने ही काम आते हैं। एमकेएम के एक मरकजी रुकन और खुसूसी मुआविन खालिद नदीम ने इंकशाफ किया कि अल्ताफ हुसैन ना सिर्फ एक सफ़ाक और खतरनाक इंसान है, बल्कि अल्ताफ हुसैन ने लातादाद औरतों को भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन तशद्दुद का शिकार होने वाली औरत और उसका खानदान इस खौफ की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेता कि जुबान खोलने की सूरत में शायद अल्ताफ हुसैन को नुकसान तो ना पहुंचाया जा सके, लेकिन इन तमाम को अल्ताफ हुसैन के जानिसार खत्म कर देंगे। खालिद नदीम ने अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगाया कि जो महाजर लड़कियां एमकेएम के लिए काम करने आती, अल्ताफ हुसैन उनमें से चंद का इंतखाब कर लेते और जब वो किसी एक लड़की के लिए अपने मुसल्लह साथियों का इशारा करते तो उसी वक्त इस बदनसीब लड़की को अल्ताफ हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया जाता। खालिद नदीम ने दावा किया कि अल्ताफ हुसैन के जाती मुलाजिम की हैसियत से भी इनके करीब रहा। अल्ताफ हुसैन इसके जरिए लड़कियों को बुलाते, बल्कि कराची की मारूफ पेशावर औरतें नाहिद, शहनाज, सुल्ताना और सुरैया वगैरह को खुद अल्ताफ हुसैन के लिए लेकर आता था, जबकि इन औरतों के घर भी अल्ताफ हुसैन का आना जाना था। खालिद नदीम के मुताबिक इस्लाम नबी के घर में कराची की हसीनो जमील लड़कियां अल्ताफ हुसैन के सामने पेश की जाती रहीं। खालिद नदीम ने शुएब उर्फ शेबी के कत्ल का जिम्मेदार भी अल्ताफ हुसैन को ठहराया। खालिद नदीम के बकौल शुएब उर्फ शेबी का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने अल्ताफ हुसैन को एक मारूफ पॉप गुलकारा के साथ काबिल एतराज हालत में देख लिया था और जब इससे ये गुनाह सरजद हो गया तो उसको महसूस हो चुका था कि अब इसकी जिंदगी सिर्फ चंद लम्हे की है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने की बेसूद कोशिश करने लगा, लेकिन उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कि ऐसे लोगों को इबरत हासिल हो जो कायद की निजी जिंदगी में झांकने की जसारत करने का सोचते हैं।